प्यारे बच्चों, कैसे हो भैया? ठीक हो? वेरी गुड। प्यारे बच्चों, तो आइए आज से शुरू करते हैं हम लोग अपनी ये शानदार यात्रा। इस यात्रा में हम लोग पॉलिटिकल साइंस को न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि समझेंगे और महसूस करेंगे। मैं मयंक द्विवेदी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मुसाफिर पर। प्यारे बच्चों, आज का अपना पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्टेट, राज्य के प्रकार। राज्य के प्रकार, ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, बहुत ही गौर से महसूस करना है, इसे फील कराएंगे। ध्यान से देखिए, टाइप्स ऑफ स्टेट, राज्य के प्रकार। देखिए, राज्य के प्रकार, सबसे पहले यही टॉपिक हमने क्यों लिया? इस टॉपिक को लेने के पीछे एक रीज़न ये है कि पॉलिटिकल साइंस एक तरीके से राज्य के बारे में ही अध्ययन है। राज्य मतलब स्टेट, राज्य का मतलब यहाँ नेशन से है, पूरे देश से। तो किसी देश के बारे में अध्ययन करना, किसी देश के बारे में सीखना, पढ़ना, यही उस मतलब राजनीति। पॉलिटिकल साइंस का मतलब है राजनीति, और राजनीति का मतलब क्या है? राज्य की नीति। तो यानी अगर इसका संधि विच्छेद करें तो राजनीति, राज्य की नीति। तो राज्य क्या है? सबसे पहले तो इसको जानने के लिए, इसीलिए हमने राज्य के प्रकार पहला टॉपिक लिया है। मतलब देखिए, जैसे आपने सुना होगा, इस टॉपिक पे काफ़ी कन्फ्यूज़न भी रहता है। आपने सुना होगा कि भाई वहाँ लोकतंत्र है, वहाँ राजतंत्र है, वहाँ सैन्य तंत्र है, वहाँ तानाशाही है। तो ये सारा जो ये सुना है, वहाँ साम्यवादी शासन है, ये क्या है? क्या अंतर है इसमें? कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं? तो सबसे पहला टॉपिक इसीलिए हमने लिया कि राज्य के प्रकार क्या हैं, इसको समझेंगे। राज्य कैसे कैसे, लोकतंत्र की क्या गुण होते हैं, लोकतंत्र के क्या गुण होते हैं, डेमोक्रेसी के क्या गुण होते हैं, राजतंत्र कैसा होता है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों। कैमरा नहीं है आज, कैमरा माइक नहीं है हमारे पास, तो आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बाकी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखते हैं, धीरे धीरे सारा सब कुछ मैनेज हो जाएगा। आज के लिए क्षमा माइक की वजह से, तो उसके लिए सॉरी। बाकी आइए वीडियो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। टाइप्स ऑफ स्टेट। देखिए, टाइप्स ऑफ स्टेट का मतलब यहाँ हुआ राज्य के प्रकार। राज्य के प्रकार को आप सरकार के प्रकार भी कह सकते हैं हम लोग। सरकार के प्रकार। दुनिया में कई देश हैं, बहुत सारे देश हैं। इन देशों में अलग अलग शासन व्यवस्था है, वहाँ अलग अलग टाइप की सरकार है। तो या तो आप राज्य के प्रकार बोल सकते हैं, या हम इसे सरकार के प्रकार भी कह सकते हैं कि वहाँ सरकार किस तरह की है, गवर्नमेंट किस टाइप की है। तो आइए हम लोग एक एक प्रकार को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो इसमें जो पहला है अपना, वो है राजतंत्र। जो पहला टॉपिक हम लोगों ने लिया है वो है राजतंत्र। क्या है राजतंत्र? क्या आपने ये सुना है? क्या रामायण की बात करें, रामायण में आपने देखा राजा दशरथ, वो क्या है? राजा। जनक क्या है? राजा। महाभारत की बात करें तो महाभारत में आप देखिए, वहाँ पर भी राज व्यवस्था ही तो है, राजा ही तो है वहाँ। मुगल शासन में वो, फिर हम लोग अगर बात करें तो राजा में ही आगे बढ़ के वो सम्राट बनते हैं, उसी में बादशाह बनते, वो सब अलग बात है। मतलब एक तरीके से वो भी राजतंत्र ही है। कुल मिला के राजतंत्र का मतलब है एक ऐसा देश जहाँ पर किसी राजा का शासन है। राजतंत्र का क्या मतलब है? राजतंत्र का मतलब है एक ऐसा देश जहाँ पर किसी राजा का शासन है। अच्छा, राजा का शासन है, इसका क्या मतलब है? देखिए, ध्यान से हमारी बात समझिएगा। राजतंत्र का मतलब यहाँ ये है, देखिए, राजतंत्र का मतलब यहाँ ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंट्री है, ये पूरा एक
देश है, ध्यान से समझिएगा। इस देश में काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इस देश में। भारत है मान लीजिए, या चलिए कोई दूसरा देश है, एक देश है और इस देश में बहुत सारे लोग हैं, ठीक। अब हुआ ये कि भाई गर्मी है बहुत तो हुआ ये कि ये जो हमारा देश है, ये इस देश में एक देश है हमारे पास, चलिए ए मान लेते हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं, राइट। ये जो बहुत सारे लोग हैं, इसमें किसी एक व्यक्ति को हमने क्या किया, किसी एक व्यक्ति को हमने राजा नियुक्त कर दिया, या किसी कारण से वो किसी व्यक्ति को राजा बना दिया गया। अब ये जो राजा है ये किसी न किसी एक वंश का होगा। उदाहरण के लिए अब चलिए मान लेते हैं, जैसे पुराने ज़माने में होता था ना, नंद वंश, मौर्य वंश, तो उसी तरीके से प्राचीन काल में जैसी ये व्यवस्था थी, उसी टाइप में तुम समझ लो कि यहाँ पर ये जो बंदा है इसको राजा बना दिया गया, और ये राजा, ये व्यक्ति जो था, ये किसी न किसी वंश का था। हुआ क्या कि कुछ दिन ये अपना शासन करता रहा, लेकिन थोड़े समय के बाद इस राजा को यहाँ से हटना पड़ा कि या तो ये इनका देहांत हो गया, या फिर इनको, ये देहांत ही होता है क्योंकि राजा अपने आप में सर्वे सर्वा होता है, तो मान लीजिए देहांत हो गया, या चलिए देहांत ही हो गया, ठीक। अब इनकी जगह किसी दूसरे को हमें लाना है। अब जब दूसरे को हम लाएंगे तो दूसरा कौन होगा? क्या ये इसमें जितने लोग थे उनमें से कोई भी हो सकता है? जी नहीं, कोई भी नहीं हो सकता। अगर राजतंत्र है तो राजतंत्र में ये व्यवस्था होती है, ये राजतंत्र उसी को कहते हैं जिसमें राजा वंशानुगत होता है। जो राजा है ना वो कैसा होता है? वंशानुगत होता है। वंश बाई वंश, मतलब वंश, उसी वंश में कोई एक गया फिर दूसरा आया, कोई एक गया फिर दूसरा आया, फिर कोई एक गया, वंश नहीं बदलेगा, उसी वंश में। वैसे तो भारत में जो व्यवस्था प्रथा रही है वो रही है अपनी पुत्र की, कि एक राजा है, उसके कई पुत्र हैं, उसमें जो सबसे बड़ा वाला पुत्र है उसको राजा बना दिया गया। या जरूरी नहीं कि उसी का पुत्र ही बने, लेकिन ये जरूरी होता है कि भाई वहाँ उन्हीं वंश का एक होगा जो राजा बनेगा। तो राजतंत्र का जो पहला गुण निकल के आता है बच्चों, वो निकल के आता है कि उसमें वंशानुगत व्यवस्था होगी। कैसी व्यवस्था होगी? वंशानुगत। राजा जो होगा वो वंशानुगत होगा। एक राजा है, उसके बाद उसका कोई वंश में ही दूसरा आएगा, वो राजा बन गया। वंशानुगत, वंश में ही आगे बढ़ता रहेगा। और दूसरी बात जो इसका मेन पॉइंट है, जो गुण है, वो है बच्चों कि शक्ति जो होगी, शक्ति वो एक ही व्यक्ति में केंद्रित होगी, एक ही व्यक्ति में केंद्रित। मतलब राजा ही सर्वे सर्वा है, राजा ही सब कुछ है, राजा की कही गई बात ही कानून है। राजा जो कहेगा वही सबको मानना ही पड़ेगी, वही सर्वे सर्वा है। एक ही व्यक्ति में सारी पावर है, नियम कानून भी वही बनाता है, उन नियमों कानूनों को लागू भी वही करता है। जब कोई किसी को समस्या आती है तो न्याय देने का काम भी वही करता है। तो कहने का मतलब यहाँ बच्चों ये हुआ कि एक तरीके से आप ये मानिए कि वही सब कुछ है, राजा ही सब कुछ है, A to Z, सारी पावर्स उसी के हाथ में। तो राजतंत्र को अगर आपको समझना है तो आप दो शब्द बिल्कुल गौर से समझ लीजिए। पहला, दो बातें ध्यान से समझ लीजिए। पहला, वंशानुगत। अगर किसी देश में आप देख रहे हैं कि वहाँ पर एक जाता है और उसी के वंश का कोई दूसरा आ जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पर राजतंत्र है। और जो आता है वो इतना पावरफुल होता है कि उसके आगे कोई है नहीं, वही सर्वे सर्वा है, तो इसका मतलब वहाँ राजतंत्र है। तो प्यारे बच्चों, राजतंत्र को समझने के सिर्फ दो ही पॉइंट हैं जो एकदम बेसिक, आप बिल्कुल
एकदम समझ सकते हैं वो है वंशानुगत हो और शक्ति एक व्यक्ति में केंद्रित है। पूरे देश की सारी पावर उसी एक व्यक्ति में केंद्रित है, ये राजतंत्र है। अपने यहाँ राजतंत्र प्राचीन काल से, भारत की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल से लेकर के आप ये मान करके चलिए कि अभी तक 1947 तक जब देश आज़ाद हुआ तब तक वहाँ राजा अपने यहाँ रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मतलब महान इसी बात से समझा जाता है कि उस समय जो रियासतें थीं उन रियासतों का उन्होंने विलीनीकरण कर दिया भारत में। अब आप बताइए कि रियासतें क्या हैं? रियासतें वही तो हैं, उसमें राजा थे और उनका अपना एक एरिया था। सरदार पटेल जी ने क्या किया कि उन सब को साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से भारतीय संघ में मिला दिया। तो प्यारे बच्चों, वो जो रियासतें थी वो क्या थे? वो राजतंत्र ही वहाँ था, वो राजा ही थे, वो अपने क्षेत्र के सर्वेसर्वा ही थे। तो प्राचीन काल से लेके और अभी तक 1947 तक राज व्यवस्था क्या आज नहीं है? आज भी है। आप अरब देशों में देखिए, अफ्रीका के भी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे आज भी राजतंत्र है, वहाँ पे आज भी वंशानुगत व्यवस्था चलती है, वहाँ आज भी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित है। वंशानुगत व्यवस्था है, शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित है। और प्राचीन काल में तो जैसा हमने पहले कहा, राजा राम, तो राम जी क्या थे? राजा ही तो थे। तो इस तरीके से राजतंत्र जो है ये बहुत प्राचीन व्यवस्था है और शायद सबसे प्राचीनतम व्यवस्था है, एक तरीके से प्राचीनतम व्यवस्था है जो चली आ रही लगातार और आज भी मौजूद है। प्यारे बच्चों, क्या राजतंत्र एकदम समझ में आ गया? क्या राजतंत्र के दोनों गुण दिमाग में एकदम बैठ गए कि एक होता है वंशानुगत और दूसरा शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित? वंशानुगत व्यवस्था है और शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित है तो वो राजतंत्र है। जब हम सारे पॉइंट समझ लेंगे फिर हम आपको अंतर करके बताएंगे कि तब आप एकदम स्पष्ट समझने लगेंगे कि कैसा राजतंत्र कैसा लोकतंत्र। एक एक पॉइंट पर आते हैं। तो पहला हमारा वंशानुगत, शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित, तो वो राजतंत्र हो गया। राइट, वेरी गुड। अब हम लोग आइए दूसरे पॉइंट पर आते हैं और दूसरा जो अपना पॉइंट है बच्चों वो है गणराज्य। गणराज्य ध्यान से समझिएगा। गणराज्य, गणराज्य मतलब रिपब्लिक। गणराज्य मतलब रिपब्लिक। गणराज्य क्या है? वेरी सिंपल सी बात, ध्यान से समझिएगा। गणराज्य का मतलब ये है कि यहाँ पे जो राष्ट्र होगा उस राष्ट्र का जो प्रमुख होगा, जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, जो राष्ट्र का हेड होगा, जैसे यहाँ राजा था ना, यहाँ पे हेड कौन था? राजा। मान लेते हैं कि एक तरीके से वो भी राजा ही होगा यहाँ पर। मतलब जैसे किसी देश में अगर गणराज्य है तो यहाँ पर भी अगर जो हेड है, जो उस देश का प्रमुख है, वो प्रमुख वहाँ भी होगा राजतंत्र में, गणराज्य में भी होगा। यहाँ भी प्रमुख होगा, यहाँ भी प्रमुख होगा। बस अंतर क्या होगा? अंतर ये होगा कि यहाँ पर यहाँ पे जो हेड होगा वो वंशानुगत होगा, वंश के हिसाब से आएगा। बेटे का पुत्र, पुत्र का पुत्र, मतलब पिता का पुत्र, पुत्र फिर उनका पुत्र, इस तरीके से, या उनके वंश में कोई दूसरा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये नहीं होगा, वंशानुगत यहाँ नहीं होगा। यहाँ वंश के हिसाब से व्यवस्था नहीं चलेगी। यहाँ पर कोई ऐसी संस्था होगी जो उनके हेड का चुनाव करेगी या उनको नियुक्त करेगी। बात आ रही समझ में? बात आई समझ में? यानी कि यहाँ वंशानुगत नहीं होगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक देश है, उस देश में कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग हैं, उसमें एक हेड होगा, लेकिन उस हेड वो वंशानुगत नहीं होगा। उसको कुछ लोग मिलकर या तो चुनेंगे या उस तरीके से नियुक्त करेंगे। तो यानी कि कई लोगों के द्वारा किसी को चुनाव, जरूरी नहीं होगा कि वो किसी एक वंश का हो सकता है इस बार किसी दूसरे वंश का हो और नेक्स्ट बार वो किसी दूसरे वंश का आ जाए। ऐसा भी नहीं होगा कि उसी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसी वंश का लगातार रिपीट होता रहे, रिपीट होता रहे, रिपीट होता रहे। नहीं, यहाँ पर राजा होगा, हेड होगा, लेकिन उसे चुना जाएगा। उदाहरण के लिए भारत से बेहतर क्या हो सकता है? भारत में आप देखिए राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति का क्या होता है? राष्ट्रपति हमारे देश के प्रमुख हैं। राष्ट्रपति जी हमारे देश के प्रमुख व्यक्ति हैं, प्रथम नागरिक
यानी कि हेड हैं पूरे देश के। प्यारे बच्चों, क्या वो जो राष्ट्रपति जी हैं उनको वो वंशानुगत होते हैं? नहीं, उनको चुना जाता है। चुना कैसे जाता है वो अलग बात है, वो नहीं आ समझ। कुल मिला के नियुक्त किया जाए, वहाँ पे कोई एक व्यक्ति हेड नहीं होगा, मतलब एक व्यक्ति जो हेड होगा उसको कोई वंशानुगत नहीं चुना जाएगा। उसको क्या होगा, उनको नियुक्त किया जाएगा किसी संस्था के द्वारा। कुछ लोग मिलकर नियुक्त करेंगे, कुछ लोग मिलकर उनको चुनेंगे। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारी एक तरीके से आप ये मान करके चलिए कि ये गणराज्य है, रिपब्लिक है। गणराज्य का मतलब यहाँ ये हुआ, गणराज्य का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि जो हेड है उसको वंशानुगत वो नहीं होगा, कोई चुनेगा, उनको कोई चुनेगा। तो इसीलिए भारत कैसा है, भारत एक गणराज्य है, क्योंकि यहाँ के जो प्रमुख हैं वो वंशानुगत नहीं होते, वो नियुक्त किए जाते हैं, वो चुने जाते हैं, वो वंशानुगत नहीं होते। प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से ये गणराज्य हमारा हो गया। आइए अब हम लोग बात करते हैं किसी तीसरे बिंदु पर, और तीसरा जो अपना बिंदु है वो है तानाशाही, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। डिक्टेटरशिप क्या है, तानाशाही क्या है। तानाशाही, ध्यान से देखिए कि ये तानाशाही डिक्टेटरशिप ये क्या है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये। जो डिक्टेटरशिप होगी यानी जो तानाशाही होगी, जैसे कि किसी देश है, कोई देश है मान लीजिए, उस देश में क्या होगा कि कोई एक व्यक्ति, चाहे वो पहले राजा रहा हो, चाहे वो पहले राजा ना रहा हो, चाहे वो चुन के आया हो, चाहे वो किसी भी तरीके से आया हो, किसी भी तरीके से उसने सत्ता को अपने हाथ में ले लिया, और फिर उस सत्ता को अपने हाथ में लेने के बाद उसने उसमें एक तरीके से कहें तो अत्याचार करना शुरू कर दिया। यानी वो किसी की सुनता ही नहीं है, वो अपने हिसाब से सारी व्यवस्था करता है। सेना पर उसका शासन है, सत्ता पर उसका शासन है। किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरी तरीके से सत्ता इस तरीके केंद्रित है, लेकिन साथ ही साथ केंद्रित के साथ साथ उसमें दिक्कत ये है कि वो उसको एक तरीके से अत्याचार के तरीके से शासन चला रहा है। तो ये जो व्यवस्था होगी प्यारे बच्चों, ये तानाशाही है, ये डिक्टेटरशिप है, ये बिल्कुल एक तरीके से अत्याचारी शासन है। कोई राजा है, वो राजा राज्य करता रहा और अचानक वो तानाशाह हो गया। हो सकता है कोई व्यक्ति चुनकर आया हो, जनता ने उसे चुना हो, लेकिन वो आगे बढ़ते जैसे जैसे उसने सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली और यार वो तानाशाह हो गया। तो तानाशाही व्यवस्था, इसका मतलब वहाँ तानाशाही आ गई। जैसे उदाहरण के लिए आपने हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर कौन थे? हिटलर तानाशाही था। हिटलर क्या थे, मतलब एक तरीके सेना पर पूरी तरीके से कब्जा, यहूदियों का नरसंहार कितना ज़बरदस्त तरीके से करवाया। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि हाँ, अगर हम बात करें उत्तर कोरिया की, उत्तर कोरिया में देखिए वहाँ पर भी क्या है, तानाशाही ही तो है, सेना पर भी कब्जा। यार आप ये समझिए कि ये जो तानाशाही है इसको दो तरीके से मतलब ये राजतंत्र भी है, इसमें आपको राजतंत्र के भी गुण भी दिखेंगे। राजतंत्र के गुण कैसे कि एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी व्यवस्था केंद्रित, और साथ ही साथ आपको सैन्य तंत्र भी दिखेगा, क्योंकि सेना भी उसी के हाथ में होती है। सैन्य तंत्र क्या है आगे बात करेंगे। अभी आप ये समझिए कि तानाशाही का मतलब ये है कि कोई एक व्यक्ति है, उसने पूरी तरीके से जकड़ रखा है। हिटलर मतलब बिल्कुल एक तरीके से पूरी तरीके से सारी व्यवस्था पर अपना नियंत्रण बना रखा है, और वो भी अत्याचार की तरीके से व्यवस्था चला रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे तानाशाही। बात समझ रहे हो? तो यानी हम तीन बातें पढ़ चुके हैं। अभी पहली बात हमने क्या पढ़ी, बहुत ध्यान से समझिएगा। राजतंत्र में कोई देश है, उस देश में एक होगा, हेड होगा, लेकिन वो हेड जो होगा वो वंशानुगत होगा। सारी व्यवस्था उसके हाथ में केंद्रित होगी, सत्ता पूरी तरीके से उसके हाथ में केंद्रित होगी, लेकिन वो जो होगा ना वो एक तरीके से वंशानुगत होगा। दूसरा जो हमने देखा वो देखा गणराज्य। गणराज्य में जो हेड होगा वो हेड चुना हुआ होगा, बाहर से उसको किसी संस्था ने या कुछ लोगों ने देश के उसे चुना होगा। यानी हेड होगा उस देश में, हेड राजतंत्र में भी होगा, हेड गणराज्य में भी होगा। अंतर दोनों में ये है कि राजतंत्र में वंशानुगत होगा और गणराज्य में चुना हुआ होगा। अगर हम तानाशाही की बात करें, वो हेड वहाँ भी एक होगा, पूरी तरीके से उसी के हाथ में सारी सत्ता केंद्रित होगी, लेकिन
बस उसमें अंतर क्या होगा, अंतर बच्चों ये होगा कि वहाँ वो अत्याचार की तरीके से शासन व्यवस्था चला रहे होंगे, अत्याचार की एकदम जकड़े होंगे पूरे देश को। राजतंत्र में हो सकता है राजा माने लोक कल्याणकारी हो, गणराज्य में चुनाव हुआ है तो उसे डर रहेगा कि अगर हम कोई दिक्कत करेंगे तो वो जो संस्था है जिसने हमको चुना है वो हमको हटा भी तो सकती है। लेकिन तानाशाही में कोई भय नहीं, एकदम वो तानाशाह है, तो पूरी तरीके से सारी व्यवस्था को उसने जकड़ रखा है। बात आई समझ में, अंतर समझ में आया? क्या तुमको राजतंत्र में ये समझ में आया कि जो हेड होगा वो एकदम बिल्कुल उसके हाथ में पावर तो केंद्रित होगी लेकिन वो वंशानुगत होगा। दूसरा, गणराज्य जो होगा उसमें जो हेड होगा वो चुना हुआ होगा। तीसरे में तानाशाही होगा। हेड कैसे आया है, वो कैसे भी आ सकता है, चुन के भी आ सकता है, राजतंत्र से भी आ सकता है, वंशानुगत भी आ सकता है, लेकिन जब वो आएगा तो वो अत्याचार फैला देगा, वो सारी व्यवस्था को जकड़ रखेगा। लोग डरे सहमे से रहेंगे, उन कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, एकदम पूरी तरीके से जकड़ देगा देश को। ये है तानाशाह। तीसरी जो चौथी बात है अपनी वो है सैन्य तंत्र। आइए चौथी बात पर बात करते हैं, वो है प्यारे बच्चों सैन्य तंत्र, मिलिट्री शासन। सैन्य तंत्र, सैन्य तंत्र देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, सैन्य तंत्र। सैन्य मतलब यहाँ क्या है, सैन्य मतलब है यहाँ सेना। कोई देश है, उस देश में बढ़िया से कोई व्यवस्था चल रही है, भले ही वहाँ राजतंत्र चल रहा है, भले ही वहाँ लोकतंत्र है, बाकायदे एकदम बढ़िया जनता का शासन है या राजा का शासन है, कुछ भी है, कोई भी एक व्यवस्था वहाँ चल रही है। वैसे लोकतंत्र मान लेते हैं कि चलिए इस देश में यहाँ पे लोकतंत्र चल रहा था, बढ़िया एकदम व्यवस्था चल रही थी। इसमें कुछ जनता थी हमारी, राइट, कुछ हमारे सत्ता में बैठे लोग थे, और यहाँ पे हमने अपनी देश की सुरक्षा के लिए बच्चों, हमने यहाँ अपने देश की सुरक्षा के लिए सेना भी बना रखी थी। बहुत ध्यान से हमारी बात समझिएगा। ये हमारे पास एक देश है, इस देश में लोग हैं, अब इस देश की सुरक्षा के लिए हमने एक सेना बना रखी है। इस सेना पर किसका शासन है, इस सेना पर ये सत्ता का नियंत्रण है, राइट। लेकिन एक समय ऐसा आता है बच्चों कि ये जो सेना है हमारी, ये सेना क्या करती है, सत्ता को बेदखल कर देती है। सत्ता को यहाँ से ये जो सेना है ये हटा देती है, और इसको हम लोग कहते हैं तख्ता पलट। जब सेना सत्ता को हटा दे बच्चों तो उसको हम कहते हैं तख्ता पलट। यानी सेना ने सत्ता को हटा दिया और तख्ता पलट कर दिया और खुद शासन करने लगी सत्ता पर। यानी अभी तक सत्ता का नियंत्रण सेना पर था, सत्ता पूरे देश को, ये जो सरकार है हमारी, सत्ता मतलब सरकार जो है वो देश को चला रही थी, उसी सत्ता के द्वारा इस सेना पर भी नियंत्रण था बच्चों। लेकिन अब क्या हुआ, अचानक सेना में कोई एक सेनापति उभरा, उसने क्या किया कि भाई सत्ता को उसने हटा दिया और खुद शासन करने लगा। तो यानी सेना ने सरकार को बेदखल करके खुद शासन संभाल लिया। तो ये जो है इसको कहेंगे हम तख्ता पलट हो गया, और उसके बाद जो शासन व्यवस्था चलेगी ये शासन व्यवस्था है बच्चों सैन्य तंत्र, राइट। 4 पॉइंट्स हो गए। सैन्य तंत्र एकदम समझ में आया, हमने राजतंत्र समझा, हमने गणराज्य देखा, हमने तानाशाही देखी, हमने क्या देखा, हमने देखा सैन्य तंत्र। बात समझ गए। सेना का शासन, अचानक सेना का शासन हो गया, सत्ता बेदखल, सेना का शासन हो गया, इसको हमने कहा सैन्य तंत्र है। उदाहरण के लिए बड़ा ही अभी एकदम करंट का उदाहरण है म्यांमार का। म्यांमार में क्या हुआ, म्यांमार में आप देखिए कि सेना ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया और खुद बैठ गई वहाँ। पाकिस्तान में भी सेना का प्रभुत्व आप देखेंगे पूरे देश पर है। तो ये क्या है, ये सैन्य तंत्र है, सेना का शासन है। वहाँ जो सेना का हेड होगा वही देश का पूरे सत्ता का हेड होगा। बात समझ गए। तो जब सेना देश संभालने लगी तो उसे कहते हैं सैन्य तंत्र। क्लियर, वेरी नाइस। इसके बाद बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई हमने 4 टॉपिक पढ़ लिए, राइट। अब हम लोग 5वें टॉपिक पर चलते हैं, गौर से देखिएगा। 5वां जो अपना टॉपिक है वो है लोकतंत्र। जो हमने 5वां टॉपिक डिसाइड किया वो बच्चों किया लोकतंत्र। लेकिन ये जो लोकतंत्र है इसको अभी हम लोग बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बच्चों। क्यों नहीं डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम इसको आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे।
यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी, वो पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए, पॉलिटी को महसूस करने के लिए और पॉलिटी पर एक ज़बरदस्त पकड़ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी। और दूसरी बात, अपने देश में भी क्या है, लोकतंत्र ही तो है। इसलिए हम लोग डेमोक्रेसी को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लोकतंत्र को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए अभी हम यहाँ इसको स्किप करते हैं और लोकतंत्र पर बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन हम इस पर डिटेल में बात करेंगे और इस लेक्चर के बाद में हम लोग शायद हो सकता है लोकतंत्र पर ही बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद सारे राज्य के प्रकार हो जाएंगे। तो फिर हम लोग डिटेल में जो बात करेंगे वो डेमोक्रेसी पर करेंगे, लोकतंत्र पर करेंगे। अगर देखेंगे जब मतलब अगर कोई हमको बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं है तो मैं भी हो सकता है लोकतंत्र पर बात करें, हो सकता है कोई दूसरा टॉपिक भी हो सीक्वेंस के हिसाब से, तो जैसा वो देख लेंगे। बाकी हम लोग लोकतंत्र पर बात बहुत डिटेल में करेंगे, ये बात है। चलिए, तो अब देखिए, तो लोकतंत्र को अभी हम यहाँ पर रोक देते हैं, राइट। तो लोकतंत्र को रोकने के बाद एक जो है, एक और मतलब व्यवस्था होती है, एक और तंत्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं साम्यवादी। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। साम्यवादी शासन व्यवस्था। साम्यवादी शासन व्यवस्था क्या है? साम्यवादी शासन व्यवस्था का मतलब यहाँ क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ध्यान से समझिएगा। साम्यवादी शासन व्यवस्था, देखिए बच्चों, यार बच्चों मान लेते हैं हमारे पास एक देश है, क्लियर है एकदम, ये हमारे पास एक देश है। इस देश में बहुत सारे लोग हैं, अपने लोग हैं, देश है, लोग हैं। अच्छा, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में अगर अभी तो इस पर हमने बात करी नहीं है, क्योंकि अभी आगे इस पर बात करेंगे। लेकिन अगर आपने देखते हैं न्यूज़ चैनल सब देखते हैं तो इतना तो पता ही ना कि भारत में काफ़ी पार्टियां हैं, जानते ही हैं, है ना। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो वो काफ़ी पार्टियां हैं, उन पार्टियों में चुनाव होता है, मतलब भारत में चुनाव होता है और पार्टी के जो लीडर होते हैं वो अपना चुनाव में खड़े होते हैं, पार्टी के लोग खड़े होते हैं और चुनाव जीतते हैं। साम्यवाद, जहाँ जिस देश में साम्यवाद होगा बच्चों, साम्यवादी जो देश होगा उस देश में पार्टियां नहीं होंगी, ध्यान रखिएगा। जैसे अभी क्या है कि अभी कई पार्टियां हैं, वो पार्टियां चुनाव लड़, तो हम चाहें इस पार्टी को वोट दें, चाहे उस पार्टी को वोट दें, चाहे इस पार्टी को वोट दें, किसी भी पार्टी को वोट दें, हमारे ऊपर है। कई पार्टियां हैं, राइट, सब लोग खड़े हैं चुनाव में। लेकिन जैसे जिस देश में साम्यवादी व्यवस्था होगी वहाँ पर पार्टियां नहीं होंगी, वहाँ सिर्फ एक पार्टी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी। सिर्फ वहाँ पर साम्यवादी पार्टी होगी जो साम्यवाद के सिद्धांतों को लेकर के चल रही होगी, ऐसी एक पार्टी होगी, सिर्फ एक पार्टी होगी, दूसरी कोई पार्टी नहीं है। वहाँ चुनाव भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वहाँ पर सिर्फ पार्टी एक ही है। अब उसी पार्टी में कई लीडर हैं, कई लोग हैं, मान लीजिए, चलिए उसी पार्टी के 2-3 लोगों में से आपको किसी एक को चुन लेना है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो उसी में से किसी न किसी को चुनाव जीत कर आना है। ध्यान रखिएगा बात को, बात आई समझ में? यानी कि वहाँ पार्टी नहीं है बच्चों, सिर्फ एक पार्टी है, उसी की सारी व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है। तो ध्यान से समझो इस बात को कि तो क्या एकदम समझ में नहीं आ गया क्या? जैसे चीन की अगर हम बात करें, उदाहरण ले लें चीन का, तो चीन में साम्यवाद है। अब ये जो साम्यवाद होगा ना, जहाँ एक ही पार्टी को चुनाव जीतना, यार उनको पता है कि हम ही जीत के आएंगे। हो सकता है इस बार कोई दूसरा आए, अगली बार कोई दूसरा रहेगा, तो उसी पार्टी का जब पता है उनको। अब जिनको पता है कि हम ही जीतेंगे, शासन व्यवस्था हमारे हाथ में रहेगी, आपको क्या लगता है कि वो जनता पर ज़्यादा ध्यान देंगे? जनता से उनको क्या मतलब भैया? जनता जी को वोट देने का ही ऑप्शन एक ही है कि वो उन्हीं को देगी वोट, क्योंकि वही है ही। तो जब यार वही है बच्चों, तो फिर ऐसी स्थिति में ये लोग उतनी मतलब ये लोक कल्याण पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लोक कल्याण पर ज़्यादा ध्यान इनका नहीं होता है। ये योजनाओं को जो लागू करते हैं ना, योजनाओं को ये लागू करते हैं तो इनको मतलब एक तरीके से लोगों को माननी ही पड़ती है। जब ये योजना लागू करते हैं तो लोगों की मजबूरी बन जाती है, क्योंकि मजबूरी क्या, वो उनको माने फोर्स कर सकते हैं कि नहीं नहीं आप ये मानिए। वो कोई स्कीम निकालते हैं तो वो लोगों को फोर्स कर सकते हैं कि आपको ये मानना ही पड़ेगा। बच्चों बात समझ में आ रही है? यानी आपको ये स्वीकार ही करना पड़ेगा, वो सख्ती कर सकते हैं। जबकि जैसे लोकतंत्र है तो वहाँ हम जनता का ध्यान रखते हैं,
वो जनता का नहीं, वो योजना का ध्यान रखते हैं कि हमारी योजना सफल हो। इसीलिए इन देशों में कोई योजना लागू हुई तो फिर मैंने सफल हो जाती है, क्योंकि वो उसको शक्ति के साथ सफल करवा लेंगे। बात समझ रहे हैं? लोगों के कल्याण पे ध्यान वो देते हैं, मतलब जब विरोध ना हो इसलिए तो देते ही हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं होता है जितना ध्यान भारत जैसे लोक कल्याणकारी लोकतंत्र में होता है। जब हम लोकतंत्र पे आएंगे तो देखेंगे कि लोकतंत्र की क्या व्यवस्था है, और कि सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में स्वीकार्य अगर कोई तंत्र है तो वो बच्चों लोकतंत्र है। समझ में आई बात? क्या तुमको सारे तंत्र, देखिए ये बहुत मुख्य हैं जिनकी ज़रूरत है, कि एक सामान्य अध्ययन के लिए, जनरल स्टडी के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन थोड़ी बातों की ज़रूरत थी, वो हमने आपको बताई समझाई प्यारे बच्चों। तो कितने पॉइंट्स हो गए एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात जो करी वो करी राजतंत्र की। सबसे पहले जो हम लोगों ने बात करी वो करी बच्चों राजतंत्र की बात करी। तो बच्चों राजतंत्र की बात जो हम लोगों ने करी, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों ने जो बात करी वो करी राजतंत्र की। दूसरी बच्चों जो हम लोगों ने बात करी वो करी गणराज्य की। तीसरी जो बच्चों हम लोगों ने बात करी वो करी तानाशाही की, ध्यान से देखिएगा। और चौथी जो हम लोगों ने बात करी वो किसकी करी थी? वो हम लोगों ने किसकी करी थी? सैन्य तंत्र की। तो उसको हम लोगों ने करी सैन्य तंत्र की। और फिर इसके बाद जो हम लोगों ने पांचवी करी वो करी लोकतंत्र की। और फिर लोकतंत्र के बाद जो हम लोगों ने छठी करी बच्चों, वो छठी व्यवस्था हम लोगों ने देखी साम्यवादी। प्यारे बच्चों साम्यवादी शासन व्यवस्था देखी हम लोगों ने कि साम्यवाद क्या है, मतलब साम्यवादी शासन व्यवस्था कैसे होती है, और थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी हम लोगों ने दी। तो इतने हो गए। राजतंत्र का मतलब वंशानुगत व्यवस्था हो, वंशानुगत, और एक व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ता केंद्रित होगी। एक व्यक्ति उसका जो है सर्वे सर्वा होगा, सर्वे सर्वा हो जाएगा बच्चों। बात समझ रहे हैं? गणराज्य का मतलब क्या हुआ? गणराज्य का मतलब हुआ कि जो हेड होगा, जो देश का हेड होगा, वो एक तरीके से कुछ लोगों के द्वारा चुना जाएगा। मतलब उसको या तो चुना जाएगा या फिर उसको नियुक्त किया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा। तानाशाही क्या है कि वो किसी भी तरीके